बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। उस आदमी के 4 बेटे थे। बाप के लिए तो वे चारों ही लाडले थे, लेकिन थे वे अव्वल दर्जे के बेवकूफ। जब वह आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में सलाह की कि बाप तो दुनिया से चला गया, अब इस घोड़े को कौन पाले। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को काट कर आपस में बांट लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक एक टांग आ जाएगी। लेकिन उनके लिए मुसीबत यह बनी कि घोड़े के बाकी शरीर को कैसे बांटा जाए। वे घोड़े के पास खड़े यही हिसाब किताब लगा रहे थे कि इसी दौरान एक आदमी वहां से गुजरा। उसने इन चारों भाइयों से पूछा, भाई आप लोगों में किस बात पर सलाह मशवरा हो रही है? मुझे भी बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ सहायता करूं, तुम्हारी समस्या का हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, आप हमें बताइए हम इस घोड़े को आपस में कैसे बांटें। उस आदमी ने कहा, यह तो बहुत आसान है, ऐसा करो इस घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले वह आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हुए। सफर के दौरान वे जंगल से गुजरे तो उन्हें वहीं रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे। जैसे ही वे लेटे उन्हें नींद आ गई। जब वे गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहां से गुजरा। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। चोर आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा और घोड़े की रस्सी खोल दी और आहिस्ता से घोड़े को लेकर वहां से भाग चला। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा तो वहां से गायब है। फौरन उसने दूसरे भाई को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा तो चोरी हो गया। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, रमजान खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह जब चारों भाइयों की आंख खुली तो वे रमजान खान को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पांव के निशान देखे तो उनमें से एक भाई कहने लगा, यह देखो ऊंट के पांव के निशान। दूसरे भाई ने कहा, यह किसी नर ऊंट के पांव के निशान हैं। तीसरा कहने लगा, यह ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। अब चौथा बोला, रस्सी तोड़कर भागा होगा। फिर वे चारों आगे बढ़े। अभी कुछ दूर गए ही थे कि उन्होंने देखा कि एक आदमी परेशान हालत में चला आ रहा है। इनसे पूछा, आप लोगों ने यहाँ कोई ऊंट तो नहीं देखा? तो उनमें से एक ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा था। वह शख्स कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, यह बताओ ऊंट कहाँ देखा तुमने? वह चारों एक साथ बोल पड़े, हमने तो ऊंट नहीं देखा, तुम आगे जाकर कहीं तलाश करो। वह आदमी कहने लगा, आयो तुम्हारे पास ऊंट के बराबर पूरी जानकारी है और फिर भी तुम मना कर रहे हो कि तुमने ऊंट नहीं देखा। यह क्या बात हुई? हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरी ऊंट चुराया हो। चलो बादशाह के पास चलते हैं, वही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और ऊंट का मालिक बादशाह की तरफ चल पड़े। रास्ते में जमीन पर उन्हें किसी के पैरों के निशान नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, यह औरत के पाँव के निशान है। दूसरे ने कहा, यह घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे भाई ने कहा, यह तो पेट से लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। बात करते करते जब वह आगे बढ़े तो एक और आदमी भागा भागा आया। उसने पूछा, भाई लोगों, क्या रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को देखा? एक भाई ने कहा, जो नाराज होकर घर से निकली थी। अब दूसरा बोला, मेरे ख्याल से पेट से थी। उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल तुम ठीक कह रहे हो। तीसरे ने कहा, रात के वक्त घर से भागी थी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, यह बताओ वह कहाँ है? तो चारों भाइयों एक साथ फिर से कहने लगे, हमने तो उसे नहीं देखा, कहीं और जाकर तलाश करो। वह आदमी कहने लगा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? तुम सब कुछ जानते हो और कह रहे हो कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। मेरी औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। वह चारों कहने लगे, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन ना हो तो आओ हमारे साथ बादशाह के पास चलो, ताकि वह इस मामले पर कोई फैसला कर सके। अब वह शख्स भी इनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वह एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा कि यह रमजान खान का घर कहाँ है। उसने साथ वाले घर की तरफ इशारा किया। उसी वक्त घर से एक शख्स निकला और कहने लगा, रमजान खान मैं हूँ, कहो क्या बात है? वह कहने लगे, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, घोड़ा वापस कर दो। रमजान खान कहने लगा, मैं अपने घर पर हूँ, तुम लोग पागल हो भला, मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया? वह चारों कहने लगे, अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास। अब यह सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने इनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है? उन्होंने कहा, हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के लिए आए हैं। फिर सबने बादशाह को तमाम बातें बता दी।
ऊँट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊँट के बारे में सारी जानकारी ठीक ठीक बताई और फिर कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। ऊँट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं। मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरा आदमी कहने लगा, मेरी बीवी रात को घर से निकली है और इन लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल सही जानकारी दी और साथ ही कहते हैं कि हमने तो उसे देखा ही नहीं। यहाँ तक कि मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं। बादशाह ने उन चारों भाइयों से पूछा, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? उन भाइयों ने जवाब दिया, हुजूर, हमारी बात पहले तवज्जो से सुन ले। रात को रमजान खान ने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया। अभी वे इतना ही कह पाए थे कि रमजान खान ने कहा, हुजूर, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं। मुझे यह लोग बिना वजह पकड़ कर लाए हैं। अब बादशाह ने उन चारों भाइयों से पूछा, यह बताओ, जब रमजान खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था तो तुम में से किसी भाई ने इसे देखा कि नहीं? वे चारों भाई कहने लगे, हुजूर, हम में से तो किसी ने नहीं देखा। फिर बादशाह ने गुस्से में कहा, जब तुम लोगों ने इसे नहीं देखा तो इस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाते हो? और यह जो दूसरे लोग तुम्हें अपने मुकदमों के मुलाजिम ठहरा रहे हैं, इसकी सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो? चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा, हुजूर, यह लोग हम पर बेवजह इल्जाम लगा रहे हैं। हम मुजरिम नहीं, दरअसल हम तो थोड़ी ज्योतिष विद्या जानते हैं। हमें सब कुछ इसी के जरिए मालूम होता है। बादशाह ने कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों का इम्तिहान लूंगा और देखूंगा क्या वाकई में तुम ज्योतिष विद्या जानते भी हो या नहीं। तुम बातें बना रहे हो। इसके लिए मैं एक चीज को दूसरी चीज के अंदर छुपा कर रखूंगा। अगर तुम लोगों ने सही तरीके से बता दिया तो मैं समझूंगा कि तुम लोग को वाकई ज्योतिष विद्या जानते हो और बेगुनाह हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसे एक संदूक में बंद करके उनसे पूछने लगा, बताओ, इस संदूक के अंदर क्या चीज है? वे चारों भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज है। दूसरे भाई ने कहा कि इसके सिर पर कोई छोटा ताज भी है। तीसरा कहने लगा, इसके बीज में दाने हैं। और चौथे ने कहा, क्यों नहीं कहते हो कि संदूक में अनार है? अब बादशाह को यकीन हो गया कि यह सच्चे हैं और वाकई में ज्योतिष विद्या जानते हैं। बादशाह ने रमजान खान से कहा, इन चारों का घोड़ा वापस कर दो या इसकी कीमत अदा करो। दूसरों से कहा, जाओ, तुम अपना ऊँट और तुम अपनी बीवी तलाश करो, क्योंकि यह चारों वाकई में ज्योतिष विद्या जानते हैं। रमजान खान से घोड़े की कीमत वसूल करके उन चारों भाइयों ने उस रकम से भेड़ बकरियां खरीद ली और अपने गांव की तरफ रवाना हुए। दोपहर के वक्त वे एक जंगल में पहुंचे जहां पेड़ों का साया था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों भाई थकान से चूर चूर हो चुके थे, इसलिए वहीं बेखबर होकर सो गए। जब एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि बकरी का एक बच्चा एक पेड़ पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें जुगाली करती हुई मुंह हिला रही है। उसने अपने भाइयों से कहा, चुपके से उठ जाओ। भाई पूछने लगे, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में सलाह कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़ बकरियों को वहीं छोड़ दिया। एक भेड़ ने उनके पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया तो एक भाई ने पत्थर उठाकर भेड़ पर दे मारा और कहा, भाइयों, एक को तो मैंने मार दिया, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग चलो। जब वे काफी देर तक भागते रहे तो थक गए और उनकी सांसें भी फूलने लगी। भागते भागते हुए वे रुके और एक ने कहा, गिनती करो, क्या हम सब पूरे हैं या नहीं? यह कहकर चौथे भाई ने गिनना शुरू किया, लेकिन अपने आप को गिनना भूल गया और कहने लगा, हम तो 3 हैं, हमारा चौथा भाई गायब है। दूसरे ने कहा, ठहरो, मैं फिर गिनता हूँ। फिर उसने गिनती शुरू की, 1 2 3। उसने भी अपने आप को नहीं गिना और कहने लगा, हमें से वाकई चौथा भाई गायब है। इसी तरह बारी बारी चारों ने गिनती की और हर एक अपने आप को नहीं गिन पाया। वह समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गुम हो गया। इसी दौरान वहां से एक घुड़सवार गुजर रहा था। जब उसने इन भाइयों की हरकत देखी तो समझ गया कि यह कोई अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं। उसने कहा, अगर मैं तुम लोगों की गिनती पूरी कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? चारों भाई कहने लगे, फिर हम सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे और जहां तुम कहो वहां हम चले जाएंगे तुम्हारे साथ। घुड़सवार ने पहले एक भाई का हाथ पकड़ा और कहा, यह 1। फिर दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, यह 2। इसी तरह पूरी गिनती की। इस पर चारों भाई खुश हो गए और कहने लगे, हम आज से तुम्हारे गुलाम हैं। घुड़सवार ने उनसे पूछा, तुम लोग ऐसे भाग क्यों रहे थे? उन्होंने एक आवाज में कहा, हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थी और भेड़ें हमें मारने के लिए सलाह मशवरा कर रही थी। घुड़सवार ने उनसे कहा, अब मेरे साथ चलो
ताकि मैं तुम्हारी भेड़ बकरियों के साथ सुलह करवा सकूं। अब वे जंगल के करीब पहुंच गए तो रास्ते में वही भेड़ वहां मरी पड़ी थी। वे भाई कहने लगे, यह वही भेड़ है जो हमें मारने का मंसूबा बना रही थी। जंगल में पहुंचकर जब उनकी नजर भेड़ बकरियों पर पड़ी तो चारों भाई घबराने लगे। घुड़सवार भेड़ बकरियों के करीब गया और उनमें से हर एक को सिर पर थपकी दी। फिर उसने भाइयों से कहा, अब भेड़ बकरियां तुम्हारे कुछ न बिगाड़ सकेंगी और तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगी। इसके बाद उसने कहा, आओ तुम भी मेरे साथ चलो। घुड़सवार भेड़ बकरियों को लेकर घर पहुंच गया। चारों भाई भी उसके साथ थे क्योंकि वे उसकी गुलामी कबूल कर चुके थे। उसने इन चारों भाइयों को अपने सामने से खड़ा किया और सबकी जिम्मेदारी लगाना शुरू कर दी। एक को कहा, तुम रेवड़ चलाने के लिए जाओगे। दूसरे से कहा, तुम बैलों के जोड़े के लिए घास काट कर लाओगे और इन्हें खिलाओगे। तीसरे से कहा, मेरी माँ बीमार है, तुम उसका ख्याल रखोगे। याद रखना उस पर मक्खी भी ना बैठे। आखिरी को कहने लगा, तुम गेहूं की फसल कटाई करके एक जगह सलीके से रख दो। सारा काम इन चारों भाइयों के सुपुर्द करके घुड़सवार अब अपने काम और कारोबार में मसरूफ हो गया। जिस भाई के जिम्मे मक्खी उड़ाने का काम था वह एक डंडा लेकर बैठ गया। जब घुड़सवार की माँ पर कोई मक्खी बैठती तो वह मक्खी को डंडे से मारता। बेचारी बुढ़िया चीखती चिल्लाती रहती। 3-4 जोरदार डंडे लगने के बाद वह बेचारी बुढ़िया दम तोड़ गई और भगवान को प्यारी हो गई। जब वह बिल्कुल खामोश और स्थिर हो गई तो उसने सोचा कि शायद बुढ़िया को नींद आ गई है और उसने बुढ़िया पर चादर डाल दी और खुद एक तरफ होकर बैठ गया। जिस भाई के जिम्मे बैलों को चारा खिलाना था उसने अपने दिल में सोचा, यह काम तो बड़ा मुश्किल है और वह यह नहीं कर सकता। तो उसने फौरन दोनों बैलों को एक साथ बांधा और उनके मुंह घास और भूसे में गाड़ दिए ताकि वे खुद खाते रहें। गेहूं की फसल पर जिस भाई की ड्यूटी थी उसने सोचा कि यह तो बड़ा भारी और मुश्किल काम है, क्यों न इन गेहूं को भून दिया जाए। यह सोचकर उसने फसल को आग लगा दी। अब चौथा भाई जो भेड़ों को लेकर गया था वह भेड़ों को चरा रहा था कि अचानक वहां से भेड़िया निकल आया। भेड़ों को एक एक करके खाने लगा। उसने सोचा, इस गांव के कुत्ते बेचारे कितने भूखे हैं और लगता है कि इनके मालिक इन्हें खाने के लिए कुछ नहीं देते। इसने भेड़ों को वहीं छोड़ा और खुद वापस घर लौट आया। दोपहर को जब घुड़सवार पहुंचा अपने घर तो एक भाई से पूछने लगा, क्या तुमने मेरी माँ की अच्छी तरह खिदमत की? तो वे कहने लगे, जनाब आप क्या पूछते हैं, जब से आप गए हैं वह आराम कर रही है। जब घुड़सवार ने चादर उठाकर देखा तो माँ का चेहरा खून से लथपथ था और वह मर चुकी थी। घुड़सवार अब रोने धोने लगा और सोचा कि दूसरे भाइयों की भी खबर लूं, ना जाने उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए होंगे। जब उसने बैल वाले से पूछा कि तुमने क्या किया तो वह कहने लगा, जनाब अभी तक बैलों के मुंह भूसे में डाले हुए हैं ताकि उनका पेट अच्छी तरह से भर जाए, वे तो खुद ही खाते जा रहे हैं। जब घुड़सवार ने देखा कि बैलों के सर कटे हुए और भूसे में गड़े थे तो इसके बाद उसने फसल वाले से पूछा, तुमने फसल की कटाई तो कर दी? उसने खुशी खुशी बताया कि मुझे ख्याल आया कि आपकी माँ बूढ़ी है, भला रोटी कहाँ से पकाएगी, मैंने गेहूं को ही भून दिया। जब घुड़सवार ने देखा कि उसकी पूरी की पूरी गेहूं की फसल जल चुकी थी, अब घुड़सवार ने आखिरी भाई से पूछा, भेड़ बकरियां कहाँ है? तो वे कहने लगा, इस शहर के कुत्ते बहुत भूखे हैं, आज तक मैंने ऐसे भूखे कुत्ते नहीं देखे थे। वे आकर बकरियां को खाने लगी तो मैंने उन्हें खाने दिया और उन्हें रोकने की कोशिश न की। घुड़सवार ने सबकी बातें सुनी तो सर पीट लिया और फिर चारों को तलब करके कहा, तुम लोगों ने मुझे इस कदर नुकसान पहुंचाया कि मेरी आने वाली नस्लें भी याद करेगी। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला, मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। खैर तुम लोग हो ही भोले और बेवकूफ, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब तुम सब ऐसा करो कि एक बेलचा लेकर कब्रिस्तान जाओ और वहाँ एक ऐसी कब्र तैयार करो जो कान के बराबर गहरी हो। और चारों भाई कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान रवाना हुए। वहाँ पहुंचकर एक ने बेलचा मारा, दूसरे भाई ने अपना कान वहाँ रख दिया और कहने लगा, यह तो कान से बड़ी हो गई। बाकी भाइयों ने भी अपना अपना कान उस कब्र के निशान पर रखा और कहने लगे, यह कब्र तो कान से बड़ी बन गई। उन्होंने सोचा कि घुड़सवार पहले से ही उससे नाराज है और अगर बड़ी कब्र बन गई, उन्होंने कब्र को वहीं छोड़ा और यह सोचकर घर पहुंच गए कि कब्र बन चुकी है। घुड़सवार हैरान हुआ कि ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। उसने पूछा, क्या तुमने कब्र खोद दी या ऐसे ही वापस आ गए हो? वे चारों कहने लगे, जनाब यह कोई मुश्किल काम नहीं था, हम तो कब्र खोदकर आ भी गए। घुड़सवार ने कहा, इस काम में तो काफी वक्त लगता है, मालूम नहीं तुम लोगों ने इतनी जल्दी कब्र कैसे खोद ली।
चलो मेरे साथ, मुझे दिखाओ। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्र तलाश करने लगे, मगर वह कब्र कहीं नजर न आई। कब्र तलाश करते करते काफी वक्त लग गया। आखिरकार एक भाई बोला, जनाब यह देखे, कान के बराबर कब्र। घुड़सवार कहने लगा, अरे बुद्धू, मैंने कान की तरफ इशारा करके गहराई बताई थी, यह तो महज एक मुट्ठी कब्र है। फिर उसने कहा, तुम चारों भाई जाओ और मेरी माँ की लाश ले आओ, मैं खुद उसके लिए कब्र खोद दूंगा। वे चारों भाई गए और मुर्दा बुढ़िया को चरपाई पर रखकर दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ लाने लगे, मगर रास्ते में वह बुढ़िया चरपाई से कहीं गिर गई। कब्रिस्तान पहुंचकर जब उन्होंने चरपाई रखी तो दूसरे का मुंह ताकने लगे। घुड़सवार ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तो उन्होंने जवाब दिया, हम लाश लेकर आ रहे थे लेकिन रास्ते में भाग गई, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, हमने जो देखा यह चरपाई खाली है। घुड़सवार कहने लगा, यह कैसे मुमकिन है, एक मुर्दा भाग जाए? फिर गुस्से से कहने लगा, जाकर मेरी माँ को जिस तरह भी मुमकिन हो ढूंढ कर ले आओ, वरना उसी जगह मैं तुम चारों को दफन कर दूंगा। चारों भाई बुढ़िया की लाश तलाश करने जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई जो लकड़ियां जमा कर रही थी। उन्होंने उस बुढ़िया से कहा, तुम यहाँ लकड़ियां जमा कर रही हो, उधर तुम्हारा बेटा हमें जिंदा दफन करने की धमकियां दे रहा है, चलो हमारे साथ। चारों भाइयों ने उस बूढ़ी औरत को जबरदस्ती पकड़कर चरपाई पर लिटा दिया और कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। वह बेचारी बूढ़ी औरत चीखती चिल्लाती रही, मगर भाइयों ने एक ना सुनी। कब्रिस्तान पहुंचे तो घुड़सवार से कहने लगे, यह लो अपनी माँ, इसे संभाल लो, हम तो मुफ्त में बदनाम हो रहे हैं, यह अभी भी नहीं आ रही थी, हमने इसे जबरदस्ती पकड़ कर लाए। घुड़सवार ने बूढ़ी औरत को देखा तो उससे माफी मांगी और कहने लगा, इन्होंने मेरी बूढ़ी माँ की लाश को कहीं गुम कर दिया और इसकी जगह तुम्हें उठा कर ले आए, मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसके बाद घुड़सवार खुद गया और अपनी माँ की लाश को तलाश करके ले आया और उसे दफन किया। घुड़सवार इन बेवकूफ भाइयों की बेवकूफियों से बहुत तंग आ चुका था, इसलिए उसे धक्के मार मार कर चारों को घर से निकाल दिया। तो दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।